दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, संविधान की प्रमुख विशेषताएं और नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये रही हमारे संविधान की प्रस्तावना। आप जानते हैं दोस्तों, प्रस्तावना प्रत्येक संविधान या अधिनियम के प्रारंभ में एक उद्देशिका होती है जो उसके मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका जो भारतीय संविधान में उद्देशिका दी गई है उसका स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव है और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के संविधान के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और इसके प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और छठे पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। तो ये था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन अब भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो है विचार उल्लिखित है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वाद में ये कहा गया है, आपको बताना है कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। तो ये था बेरुवारी के मामले में। दोस्तों, इन री वेरुवारी 1960 केस है ये। इन री बेरुवारी 1960 केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले हो, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है। अगला है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है। तो उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। किस मामले में या किस वाद में ये कहा गया कि संविधान का प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 का है, 1973 का वाद है। इसमें ये कहा गया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, और उद्देशिका में संशोधन मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है। तो ये 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में
प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। अगला प्रश्न है, किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया? तो केशवानंद भारतीवाद में। और देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है। अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आपसे कहा गया है कि इनको जानिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में शामिल किए गए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वो उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है, जब तक कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है। और आप जान लीजिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक जो है ये संकल्प है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ पर्सन और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। देखिए, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे या फंडामेंटल स्ट्रक्चर की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे या फंडामेंटल स्ट्रक्चर की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया? तो ये 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसमें संविधान की उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किया गया है। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता में। याद रखिएगा, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है और ये किसी भी सत्ता के अधीन या उसके नियंत्रण या प्रभाव में नहीं है। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों और आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य और आदर्श वर्णित हैं उनकी व्याख्या पूछा गया है कि संविधान में कहाँ किया गया है? तो मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्य के अध्यायों में प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों और आदर्शों की व्याख्या दी गई है। अगला प्रश्न है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, 16 और 39 घ के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है और ये एक मूल अधिकार है। ये किस वाद में निर्णय आया था? तो ये रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में ये निर्णय आया था। दोस्तों, थोड़ा सा विश्व की प्रमुख लोकतांत्रिक क्रांतियों को जानने से पहले संविधान के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो आप देखिए, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा बंधुता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली ये बंधुता को विकसित करने का प्रयास या संकल्प लिया गया है। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि उद्देशिका के अंतिम भाग में संविधान को
जोड़ा गया है। उद्देशिका के अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत करने, अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन किया गया है और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था और स्वयं को या राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की प्रमुख लोकतांत्रिक क्रांतियों के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसमें इंग्लैंड की 1688 की जो है ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति है। याद रखिएगा, 1688 की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा बिना किसी रक्तपात या युद्ध के इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड से निरंकुश राजतंत्रीय शासन का सदा के लिए अंत हो गया और उसके स्थान पर देश का शासन संसद के हाथ में आ गया। और इस महत्वपूर्ण क्रांति से प्रेरणा लेकर फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देशों में भी क्रांतियां हुई थी। तो इंग्लैंड की 1688 की रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी क्रांति अमेरिका की क्रांति है। आप देख सकते हैं, अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई थी। उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों की जनता ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश प्रकट किया उसे अमेरिकी क्रांति या स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि 4 जुलाई 1776 को स्वाधीनता का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता का प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार प्राप्त है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो ये लुई 16वें के अत्याचारों के खिलाफ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति आप देखिए 1789 की है। फ्रांसीसी क्रांति में सम्राट लुई 16वें के राज्यकाल में प्रारंभ हुई और इसमें राजा के दैवीय अधिकारों की व्यापकता और निरंकुशता, राज परिवार की बढ़ती विलासिता, फ्रेंच असेंबली स्टेटस जनरल की 1614 से बैठक न होना और समाज के तीसरे वर्ग जनसाधारण की निर्धनता, कष्ट, असंतोष, पादरियों और कुलीन वर्गों का असंतुष्ट होना, इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वाल्टेयर आदि विचारकों के उदार विचार इस यानी फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण रहे थे। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया और अंततः 22 सितंबर 1792 को गणतंत्र की घोषणा की गई थी। एक औद्योगिक क्रांति भी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई और बाद में ये पूरे यूरोप में फैल गई। इस क्रांति ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया था। तो ये थी विश्व की प्रमुख लोकतांत्रिक क्रांतियाँ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर राष्ट्र कौन सा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये भारत के प्रसिद्ध संविधानविद सुभाष कश्यप का कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये है संप्रभुता। राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या, सरकार, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और इसमें संप्रभुता राज्य का जीवन यानी प्राण तत्व है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना यानी उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार किया गया है 1976 में और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था? तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, जबकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये संकल्पना 42वें संविधान संशोधन के बाद आई थी। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्राध्यक्ष
वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। भारत में ब्रिटेन की तरह जो व्यवस्था है राजतंत्रात्मक न होकर यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। राजतंत्र और गणतंत्र में यही अंतर है कि राजतंत्र में जो शासक होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो वंशानुगत होता है, जबकि गणतंत्र में निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा अंगीकृत किया गया। और किसके माध्यम से? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन सा न्याय सुनिश्चित कराती है? तो 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित कराती है प्रस्तावना, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कराती है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित कराती है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना में नागरिकों को दिए गए हैं। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, पंथ निरपेक्षता को संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत की जनता या संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग, ये भारत में संप्रभु है। अब आइए देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं को, कि ये जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, इनको एक पॉइंट के माध्यम से, इस बॉक्स के माध्यम से देखते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारत का संविधान एक अनूठा संविधान है। इसकी कई विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को हम शॉर्ट में समझेंगे कि भारतीय संविधान विश्व का विशालतम और विस्तृत संविधान है। ये एक लिखित संविधान है और इसमें भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और मूल अधिकारों की व्यवस्था है। नीति निर्देशक तत्व और नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है और भारतीय संविधान नमनीयता और अनमनीयता यानी कठोर और लचीलेपन का अनोखा मिश्रण है। केंद्र की ओर झुका हुआ संविधान है। यहाँ पर एकल नागरिकता की व्यवस्था है। सभी को वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है और कुछ संविधान में कुछ आपातकालीन उपबंध हैं और ग्राम पंचायतों की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है और इसके विशालता का सबसे बड़ा कारण केंद्र और प्रांत दोनों सरकारों के गठन, उनकी शक्तियों के विस्तृत वर्णन से लिया जाता है। साथ ही साथ ये लिखित संविधान है और यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड में सबसे पहले विकसित हुई और भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान ही संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसको कि मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। आगे आइए देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है दोस्तों, विभिन्न संविधानों से, विभिन्न प्रकार के या विभिन्न देशों के संविधानों से इसमें हमने कुछ तत्वों को लिया है जो हमारी शासन व्यवस्था के अनुकूल हैं। संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी उनको ग्रहण किया। लेकिन भारतीय संविधान पर जो सबसे बड़ा प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है और भारतीय संविधान में अनेक देशों से ग्रहण किए गए जो उपबंध हैं उनको आज हम यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं आप याद कर लीजिए। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के प्रति
मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो कि संसदीय शासन प्रणाली का मूल तत्व है, ये संविधान के अनुच्छेद 75 भाग 3 में वर्णित है। और राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना, ये भी ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। हालांकि ब्रिटिश संविधान राजतंत्रात्मक है, भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान से एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये सभी प्रावधान इंग्लैंड यानी ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं और साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा यानी उच्च सदन में कुल 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान ये आयरलैंड के संविधान से है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति भी ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कई सारे प्रावधान भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोक जनहित याचिका यानी PIL, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात का प्रावधान और संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, ये अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए प्रावधान हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप देख सकते हैं प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक सुरक्षित रखना, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, राज्य में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए प्रमुख प्रावधान हैं। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान की संशोधन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये अफ्रीका के संविधान से। सोवियत संघ या सोवियत रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों का प्रावधान और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का सिद्धांत, ये फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। जर्मन के वीमर संविधान 1933 से आपात उपबंध, ये ग्रहण किए गए हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ ग्रहण किए गए हैं। तो ये सभी भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शासन प्रणालियों के बीच में पूछा गया है, शासन प्रणाली किस प्रकार की शासन प्रणाली और भारतीय संविधान में इसका वर्णन। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका यानी राष्ट्र का औपचारिक और जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, ये अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। इसको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 क यानी अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार न होकर एक विधिक अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? तो राज्यों के नीति निदेशक तत्वों को एक विचारक हैं ऑस्टिन, इन्होंने राज्य की आत्मा कहा है।
अगला प्रश्न है भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि किसका कथन है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो ये प्रसिद्ध संविधानविद के.सी. वियर का कथन है। भारतीय संविधान को किसने क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय कहा है? तो के.सी. वियर ने कहा है। और भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को अधिक कठोर संविधान कहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, आपको बताना है। तो याद कर लीजिएगा, भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है, और इसका झुकाव जो है केंद्र की ओर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में संघीय या फेडरल शब्द किस जगह प्रयोग किया गया है? तो भारत में भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों के संघ का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? तो आइवर जेनिंग्स ने। याद रखिएगा, सर आइवर जेनिंग्स ने दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में टिप्पणी की है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन है। संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, ये संघात्मक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये प्रश्न नागरिक शास्त्र विषय के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो संघात्मक संविधान में शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था संघात्मक संविधान की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक संविधान के लक्षणों जैसे हैं? तो एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद की नए राज्य निर्माण की शक्ति और राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति, ये एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो ये 21 वर्ष थी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई है? तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई है। अगला प्रश्न है किन आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो ये एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक संविधान कहा है। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश हित सर्वोपरि है? तो ये आइवर जेनिंग्स का कथन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे एक तथ्य पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या आप जानते हैं? तो ये भारतीय ध्वज संहिता के बारे में पूछा गया है। तो आप जान लीजिए कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में बनी थी
26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। इसमें विधि परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा जाता है। और भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिक, प्राइवेट संगठन, शैक्षिक संस्थान, इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस बारे में राज चिन्ह और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं का पालन अनिवार्य किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। तो भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों को संघ सूची यानी प्रथम अनुसूची में, भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट या शामिल किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र और भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो ये है आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है किसने कहा भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है। जैसे इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है, उसी तरह भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है। किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है। तो ये संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय के लिए प्रेषित करता है। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है। तो ये साधारण बहुमत से। संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो ये संविधान में संशोधन करके। 9वां संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है। तो ये बेरूवाड़ी मामले से है। 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा था। तो ये बेरूवाड़ी राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित की गई थी। तो न्यायमूर्ति S.K. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन पर सुझाव के लिए गठित JVP समिति ने क्या सुझाव दिए थे। तो ये समिति थी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग अस्वीकृत कर दी गई, किंतु उसके साथ ये भी सुझाव दिया गया कि इस संदर्भ में व्यापक जनाग्रह पर विचार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हुई थी। पी श्रीरामुलु यानी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु तमिल भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए हुई थी। अगला है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या आपको पता है, यहाँ पर क्या आपको पता है पूछा गया है कि देश में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थीं। 562 रियासतें मौजूद थी स्वतंत्रता के समय। इनमें से 559 देसी रियासतें स्वेच्छा से भारत में अपने रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को इसके अधीन कर इन्होंने अपने राज्य का विलय कर दिया। मात्र 3 देसी रियासतें ऐसी थीं जिनके विलय में कठिनाई आई, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अंततः जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को सशस्त्र कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल किया गया और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से भयाक्रांत होकर भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार किया। 1927 में गठित बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था और आर्थिक और वित्तीय स्थिति के सुधार के संबंध में सुझाव देना था। बलवंत राय मेहता और मणिलाल कोठारी आदि के सहयोग से दिसंबर 1927 में
अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें 700 से अधिक रियासती राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 1939 में इस कॉन्फ्रेंस, इसे भारत प्रजामंडल भी कहते थे, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला है भारतीय संघ में अधिकाधिक रियासतों का विलय 1947 तक हो चुका था। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में रियासती विभाग के कार्यवाहक प्रधान सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके सूझबूझ और नेतृत्व से विभिन्न रियासतों का विलय भारत में हुआ था। अगला है 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के क्रम से मीर लईक अली हैदराबाद के प्रधानमंत्री और लॉर्ड माउंटबेटन के मध्य यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी, याद रखिएगा। और इसके लिए उसने पेप्सू संघ यानी पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्य बनाया था, किंतु सरदार पटेल ने उसके इस योजना पर पानी फेर दिया था। अगला है दोस्तों, भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ? तो ये फजल अली की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्यों में के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू थे। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अगला है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्गों में, क, ख, ग और घ में। एक और देखिए, 7वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया? तो पांडिचेरी। गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब और किससे पृथक करके हुआ? तो 1960 में महाराष्ट्र से पृथक कर गुजरात राज्य बना था। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर सन 2000 को। भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड था, जिसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को। और 28वां राज्य झारखंड, इसका गठन 15 नवंबर सन 2000 को किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी देशी रियासतें थीं? तो 562। कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में किया था? 559 ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में किया था। 3 रियासतों ने जो है 3 रियासतों को अलग अलग कार्रवाई से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला है, जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल हुई? तो जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया? पुलिस कार्रवाई द्वारा। और ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1912 में भाषाई आधार किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? तो बिहार, उड़ीसा और असम का गठन 1912 में ब्रिटिश काल में भाषाई आधार पर किया गया था, याद रखिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, नए राज्यों का गठन, तो आंध्र प्रदेश का गठन आप देखिए 1 अक्टूबर 1953 को, गुजरात 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम का जो गठन है ये पूर्ण राज्य के रूप में 16 मई 1975 को हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को। गोवा 30 मई 1987 को भारत का राज्य बना था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को 3 नए राज्य बने थे, 1, 9 और 15, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और सबसे नवीनतम राज्य देखा जाए तो ये तेलंगाना है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इसमें
इसमें देखिए पूछा गया है क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में किया गया है। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल्स हैं? तो 5 हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक और प्रश्न है, उत्तरी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और दक्षिणी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। केवल एक नागरिकता भारतीय नागरिकता है। यहाँ पर अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तरह राज्य की अलग नागरिकता नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है भारत नागरिकता के संबंध में। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र और भूमि विस्तार के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि भारतीय नागरिकता का अंत किस तरह से हो सकता है? तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। नागरिकता त्याग देने पर या सरकार द्वारा वंचित करने पर नागरिकता का अंत हो सकता है। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो 7 वर्ष तक। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 5 में। किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छया ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो अनुच्छेद 9 में, याद रखिएगा। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 पारित किया गया था। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? तो ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI है। ये प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए कि भारत में जो OCI या भारत के सीमा पारीय नागरिक हैं, इसमें सभी देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को कहा गया है और उन्हें विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और ये कानून उन देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए है जिन देशों में भारतीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है। देखिए, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के समय जन्म, वंश, पंजीकरण अथवा देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के अनुच्छेद 6, पाकिस्तान को जाने वाले नागरिकों के अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों की बात कही गई है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक न होना। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि नागरिकता संशोधन विधेयक, भारत में जो नागरिकता संशोधन विधेयक है, आप जान लीजिए कि ये 2015 में PIO और OCI कार्ड योजनाओं के विलय का प्रावधान है। इसके
अंतर्गत क्या किया गया, इसके बाद नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पारित किया गया और उन हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को प्रकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान चले गए हैं और वहां जाने के बाद उनके दस्तावेज निरस्त हो गए हैं, यानी बिना दस्तावेज के हैं। ऐसे अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके बनाया गया था। 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। ये बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति दी और इस अधिनियम के प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदाय जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए भारत के विभिन्न 6 समुदायों को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार इन प्रवासियों को लाभ देने के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 में छूट देगी और विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 भारत में विदेशियों के प्रवेश, निष्कासन और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अन्य प्रमुख विशेषताओं में ये अधिनियम जो है उक्त 6 अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं उनके लिए देशीकरण की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है। इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इन आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत कर्बी, ओंगलोंग, गारो हिल्स, चकमा जिला और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र वाले जिले शामिल हैं। इसके अलावा ये अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा और इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड पर लागू है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत आपने इस वीडियो में भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और नागरिकता और उससे संबंधित जो करंट प्रावधान हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।